Hello everyone, you are watching Loputra's YouTube channel and my name is Shubham. So today's video we will discuss the topic of doctrine of indoor management. क्या होती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? काफ़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझा दीजिए। तो इसी वीडियो में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो पे आप बने रहिए हमारे साथ और आपको समझ आ जाएगी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सी एस एंड कंपनी लॉ में जो बच्चे एल में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ सोचने के लिए, ठीक है? आप लोग उस चीज़ को इमेजिन करिएगा। अब आपको लग रही है भूख, आप लोगों को भूख लग रही है। आप लोग जाते हैं सामने आपके नेबरहुड में, वहाँ पर कोई अंकल हैं, कोई आंटी हैं। आप उनसे पूछने जाते हैं कि अंकल आंटी क्या मैं खाना खा सकता हूँ? सोचिए, आपको सुबह उठना है, आपको ब्रश करना है, आप जाते हैं उन्हीं नेबरहुड में, आप उनसे बोलते हैं, पूछते हैं कि सर अंकल आंटी क्या मैं खाना खा सकता हूँ? क्या मैं ब्रश कर सकता हूँ? क्या मैं नहा सकता हूँ? क्या मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो क्या आप लोग एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? एक्चुअली में तो ये लाइफ ही नहीं होगी। सिमिलरली अगर कंपनी में कुछ काम करना है तो क्या वो कंपनी बार बार शेयर होल्डर से जाके पूछेगी कि सर क्या हम ये काम कर लें, सर हम ये डिसीजन दे दें, सर हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें? एब्सोल्युटली नो, ऐसा नहीं होगा। ये कंपनी जो भी काम करेगी वो अपना खुद कंपनी की इंडोर मैनेजमेंट करेगी, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हमें यही समझना है कि एक्चुअली में डॉक्ट्राइन है क्यों। आप लोगों ने काफ़ी सारी डॉक्ट्राइंस पढ़ी होंगी, तो क्या डॉक्ट्राइंस का मतलब आप लोगों को पता है? डॉक्ट्राइंस का मतलब होता है थ्योरीज। थ्योरीज का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब मैंने बोल दिया कि कुछ भी जिसको मैं प्रूव कर सकता नहीं हूँ, ठीक है, वो एक थ्योरी है। थ्योरी को प्रूव किया जाता है बाद में साइंटिफिक वेज के अंदर। ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लॉज की, तो एक थ्योरी है सिंपल सी, ठीक है? आप लोगों को इसको कैसे पढ़ना है, आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपसे सिंपली पूछा जाता है एक केस लो, इसका नाम है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान। इस केस को हम डिस्कस करेंगे भी। इस केस में क्या था, आपको एक केस हमेशा याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। अब आपको समझ तो आ गया कि आप अपनी लाइफ सामने वाली नेबरहुड से बात करके तो नहीं जी सकते। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ था, हम बात करेंगे क्या हुआ था। बने रहिए इस वीडियो में। देखिए क्या हुआ कि अब एक केस है जिसको हम समझेंगे। पहले मैं बता रहा था आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें ऐसे पूछे जाते हैं, या तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, क्या इसके कोई एक्सेप्शंस हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ लिखिए, नहीं तो आपसे सिंपल एक केस लो पूछा जाएगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का। आइए जनाब समझते हैं इस केस लॉ को। देखिए एक कंपनी थी, उसका मेमोरेंडम था जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या काम करेगी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके गोल्स हैं, किसके पास क्या पावर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप लोग जानते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर्स को भी अप्रूवल था कि वो लोग फंड रेज कर सकते हैं, पर कितना फंड रेज कर सकते हैं वो नहीं पता था। डायरेक्टर्स जाते हैं और बॉन्ड की फॉर्म में फंड रेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि वो फंड रेज तो करते हैं पर उनके पास कोई लिमिट नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो अनलिमिटेड फंड रेज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए उसके बाद वो लोग डायरेक्टर जितने भी होते हैं 2000 पाउंड्स का फंड रेज कर देते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है उस टाइम पे। किस टाइप का केस की बात हो रही है? 1856 के केस की। आप लोगों को याद रखना है कि जो द रॉयल बैंक वर्सेस तुर्कवान केस है, तुर्कवान की स्पेलिंग होती है TURQUAND। आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज इस स्पेलिंग को भी। 1856 का ये केस है। अब इसमें जो कंपनी थी उसके डायरेक्टर्स ने 2000 पाउंड्स का फंड रेज कर लिया।
अब इस फंड रेज करने के बाद जब लोग वो अप्रूवल लेने गए, देखिए फंड रेज कहाँ से होता है, आउटसाइडर से। अब आउटसाइडर्स को कैसे पता कि किसके पास क्या पावर है, किसके पास कितनी लिमिट है, कौन कितना फंड रेज कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं पता होगा ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वो डायरेक्टर्स अप्रूवल लेने गए शेयर होल्डर्स वगैरह से, तो उन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया इतने बड़े फंड रेजिंग का। अब यहाँ आती है मेन प्रॉब्लम। देखिए मेन जो आप लोगों ने प्रीवियस थ्योरीज पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही होता है कि जो भी कंपनी का मैटर होता है, कोई आउटसाइडर अगर उसमें आ रहा है, कुछ काम कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वट एवर द आउटसाइडर इज डूइंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द होल लाइबिलिटी इज ऑफ दैट आउटसाइडर, नॉट ऑफ द कंपनी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंपनी को पता रहना चाहिए या आउटसाइडर को पता रहना चाहिए कि इस कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, और मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइडर की होती है कि वो उस कंपनी का मेमोरेंडम, गोल, ऑब्जेक्टिव ढंग से पढ़े। ठीक है, आपको यहाँ से समझ आया? कोई दिक्कत? देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम बिल्कुल उसी का सॉल्यूशन करेंगे। आपको अगर कोई और प्रॉब्लम भी आती है तो आप शुभम भारद्वाज इंडियन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर हमें सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई भी लॉ LLB से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं। देखिए उसके बाद इस केस में क्या होता है कि ये केस पहुँचता है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हमारे पास तो अप्रूवल था लेकिन हमें परमिशन नहीं दी शेयर होल्डर्स ने। आउटसाइडर्स अपना डिफेंस लेते हैं कि देखिए सर, हम लोगों को कैसे पता होगा कि किसके पास कितनी पावर है, कौन कितना पावर रेज कर सकता है, कौन कितनी पावर क्या कर सकता है। और बात भी बिल्कुल सही है, आउटसाइडर्स को कैसे पता लगेगा? तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल, आउटसाइडर्स को कैसे पता लगेगा कि उसके काम, जो कंपनी का काम है वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, या कितनी पावर किसके पास है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी बनती है वो कंपनी की ही बनेगी, किसी आउटसाइडर की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट आती है इंडोर मैनेजमेंट, मतलब कंपनी में जो भी काम होगा वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होगा। और यही होती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान केस से आई थी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस की। मान लीजिए एक कंपनी है, आप वहाँ पर गए, आपने कुछ बॉन्ड्स खरीदे या कुछ भी करा, और आपको पता है कि इस कंपनी में बॉन्ड्स खरीदने के लिए मुझे 3 सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, CS और एक पर्सन और है जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। लेकिन वहाँ का CS बहुत तेज होता है, उसने क्या करा, फेक सिग्नेचर कर दिए हैं और वो आपको बॉन्ड सेल कर दिया। अब आपको तो नहीं पता, तो क्या यहाँ पर आप लायबल होंगे या कंपनी लायबल होगी? तो यहाँ पर कोई भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केस हुआ है फॉर्जरी का, और फॉर्जरी कंपनी के साथ भी तो हुई है। वो CA हो सकता है, जो CS है वो पार्ट हो कंपनी का, बट फॉर्जरी तो उसने भी करी है। तो यहाँ पर जो फॉर्जरी हुई है वो कंपनी के साथ भी हुई है और साथ में उस आउटसाइडर के साथ भी हुई है। सेकेंड अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। देखिए यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं उन लोगों को इंटरनल जो भी काम चल रहा है उसकी फुल एंड फ्लेज नॉलेज है कि किस तरीके का काम कर रही है कंपनी, और जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, वेदर देन वो जस्ट एक चेक रखेंगे, एक आई रखेंगे अपनी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हो रही हैं, जो भी प्रॉपर वर्क हो रहा है कंपनी के अंदर वो प्रॉपर हो रहा है। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप जानते हैं, कोई टॉपिक आप लोग समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।